कभी सोचा है कि भारत का नक्शा जो हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था, ये बदलता रहता है। एक नया राज्य आखिर बनता कैसे है? आज हम इसी सफर पर चलेंगे और जानेंगे झारखंड की कहानी। एक ऐसा राज्य जिसका जन्म कई दशकों के संघर्ष से हुआ। देखिए, एक नया राज्य बनाना बस नक्शे पर एक लकीर खींचने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं होता। इसके पीछे एक लंबी और अक्सर बहुत कठिन कहानी होती है। और झारखंड के मामले में ये संघर्ष था अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी जमीन पर अपने अधिकार के लिए। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो एक दो साल नहीं बल्कि कई दशकों तक चली। और इसी लड़ाई से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत, वो पहली चिंगारी आखिर कहां से उठी? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग एक सदी से भी ज्यादा। साल था 1912। ये वो दौर था जब पूरे भारत में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। और इन्हीं बदलावों के बीच छोटा नागपुर के इलाके में एक शांत सी क्रांति की नींव रखी जा रही थी। और इस क्रांति की शुरुआत की जे बार्थोलोमन ने। उन्होंने एक क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया। शुरुआत में इसका मकसद बस गरीब ईसाई छात्रों की मदद करना था, लेकिन बहुत जल्द इसका दायरा बढ़ गया और ये ऑर्गेनाइजेशन सभी आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए काम करने लगा। कहते हैं ना, एक छोटा सा बीज, और यहां से वो बीज बो दिया गया था। लेकिन लोगों की मदद करना ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बहुत जल्द इस आंदोलन के इरादे, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा हो गया। ये अब सिर्फ एक सामाजिक संस्था नहीं बल्कि एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनने जा रहा था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। और ये बदलाव कितनी तेजी से आया, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बना और बस 3 साल के अंदर 1915 में ये बन गया छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसके नेता थे जुएल लकड़ा और पॉल दयाल जैसे लोग। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, मिशन ही बदल गया था। अब मकसद सिर्फ गरीब ईसाई छात्रों की मदद करना नहीं बल्कि पूरे छोटा नागपुर की सभी जनजातियों का उत्थान करना था। ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, ये अपने आप में एक क्रांति था। ये पहली ऐसी अंतरजातीय आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन थी। सोचिए, इसके सदस्य सिर्फ आदिवासी ही हो सकते थे। इसने अलग अलग जनजातियों को एक झंडे के नीचे ला दिया। यही नहीं, उन्होंने मुंडारी भाषा में आदिवासी नाम की एक मैगजीन भी शुरू की ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंचे। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर तरह से प्रगति करना। आंदोलन आगे बढ़ रहा था, लोग जुड़ रहे थे। और फिर आया साल 1928, एक ऐसा साल जो इस पूरे आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। पहली बार, बिल्कुल पहली बार मांग को साफ शब्दों में रखा गया। उस वक्त साइमन कमीशन इस इलाके के दौरे पर था और छोटा नागपुर उन्नति समाज ने उनके सामने एक बहुत बड़ी मांग रख दी। मांग थी उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई के गठन की। सीधे शब्दों में कहें तो एक अलग राज्य की मांग। एक पल के लिए तो लगा कि काम हो गया। साइमन कमीशन ने इस मांग की सिफारिश भी कर दी। एक उम्मीद जागी थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मांग को सफलता नहीं मिली। सपना उस वक्त के लिए टूट गया था, पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इस झटके ने आंदोलन की आग को और भड़का दिया। तो इस शुरुआती असफलता से आंदोलन रुका नहीं, उल्टा ये और फैला और विकसित हुआ। लोगों ने महसूस किया कि एक अकेली संस्था सभी मुद्दे नहीं उठा सकती। इसलिए अब नए नए समूह बनने लगे जिनका अपना एक खास मकसद था। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आंदोलन अब एक पेड़ से कई शाखाओं में फैल रहा था। हर शाखा का अपना एक अलग फोकस था। हाँ, कुछ आपसी मतभेद भी थे, लेकिन ज्यादातर ये इसलिए हो रहा था क्योंकि अलग अलग समुदायों की जरूरतें भी अलग अलग थीं। जैसे कि 1930 में किसान सभा बनी। थेबले उरांव और पॉल दयाल जैसे नेताओं ने इसे बनाया ताकि जमींदारों की शोषण से किसानों को बचाया जा सके। फिर 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा आई, जिसे बोनीफेज लकड़ा और इग्नीस बेक ने शुरू किया। इसका मकसद था कैथोलिक समुदाय के हितों की रक्षा करना। तो देखा, आंदोलन कितना परिपक्व हो रहा था। तो अब स्थिति ये थी कि अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे और सब अपना अपना जरूरी काम कर रहे थे। लेकिन नेताओं को जल्द ही एक बात समझ आ गई कि अगर बिखरे रहे तो ताकत कमजोर पड़ जाएगी। एकता में ही शक्ति है। और इसी सोच के साथ 1935 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। उस दौर के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी,
छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा एक हो गए। दोनों का विलय हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो एक साथ आएंगे तो उनकी आवाज कहीं ज्यादा बुलंद होगी और उनकी राजनीतिक ताकत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तो अगर इस पूरे शुरुआती दौर पर एक नजर डालें तो सफर कमाल का रहा है। देखिए, 1912 में एक छोटा सा क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है। 1915 में वो छोटा नागपुर उन्नति समाज बन जाता है। 1928 में साइमन कमीशन के सामने अलग राज्य की मांग रखी जाती है। फिर 1930 में किसान सभा और 33 में कैथोलिक सभा बनती है और आखिर में 1935 में उन्नति समाज और किसान सभा एक हो जाते हैं। सिर्फ 2 दशक में एक छोटा सा स्टूडेंट ग्रुप एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुका था। हाँ, ये सच है कि इस दौर में उन्हें अपना अलग राज्य नहीं मिला, मंजिल अभी दूर थी, लेकिन उन्होंने वो नींव जरूर रख दी थी, एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर आने वाली पीढ़ियां झारखंड राज्य की इमारत खड़ी करने वाली थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर वो क्या चीज होती है जो एक सपने को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखती है? वो कौन सा जज्बा है जो इतनी मुश्किलों के बाद भी लोगों को हार नहीं मानने देता? शायद झारखंड की कहानी में आगे हमें इन सवालों के कुछ जवाब मिलेंगे। आज हम भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटेंगे जिसमें पहचान, स्वाभिमान और एक अलग राज्य के सपने की कहानी है। एक ऐसा संघर्ष जो दशकों तक चला। ये कहानी है झारखंड आंदोलन की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नया राज्य बनता कैसे है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस का सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल हमें सीधे उस जन आंदोलन के दिल में ले जाएगा जिसने दशकों तक एक अलग राज्य के सपने को अपनी सांसों में जिंदा रखा। इसकी कहानी शुरू होती है 1930 के दशक से। उस वक्त के राजनीतिक बदलावों के बाद झारखंड के इलाके में लोगों को महसूस होने लगा कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, और बस इसी एहसास ने एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रख दी। देखिए, आंदोलन की असल चिंगारी भड़की 1937 में, जब प्रांतीय सरकार बनी। उस सरकार में दक्षिण बिहार, यानी जो आज का झारखंड है, वहां से किसी भी कांग्रेसी नेता को मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिली। इस अनदेखी ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि भाई, अगर अपनी आवाज सुनवानी है तो अब एकजुट होना ही पड़ेगा। और ये एकता सिर्फ एक ख्याल नहीं रही। 5 अलग अलग आदिवासी संगठन एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक कहीं ज्यादा मजबूत मोर्चा बनाया। नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ये एक होना आंदोलन के लिए एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम था। तो आंदोलन अब शक्ल तो ले रहा था, पर उसे एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा की जरूरत थी। और फिर एंट्री होती है एक ऐसे करिश्माई लीडर की जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। साल था 1939, जब जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा के अध्यक्ष का पद संभाला। लोगों ने उन्हें मारंग गोमके का नाम दिया, जिसका मतलब होता है बड़े गुरुजी, और उनका नेतृत्व इस आंदोलन के लिए एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुंडा के आते ही जो तेजी आए वो देखने लायक थी। उन्होंने पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना को एक अलग प्रांत बनाने की औपचारिक मांग रखी, और कमाल की बात यह कि बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव बिना किसी विरोध के पास भी हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर II में ब्रिटेन का साथ देकर कांग्रेस से एक सोची समझी दूरी भी बना ली। लेकिन आज़ादी के बाद यह आंदोलन और भी मुश्किल और दुखद दौर से गुजरा। अब लड़ाई सिर्फ पहचान की नहीं, जमीन और जीवन की बन गई थी। हुआ ये कि सरकार ने ऐलान कर दिया कि सरायकेला और खरसावां की रियासतें बिहार में नहीं बल्कि उड़ीसा में मिलाई जाएंगी। ये फैसला एक पूरे झारखंड राज्य के सपने पर एक सीधा हमला था। लोगों को लगा कि उनकी जमीन और पहचान उनसे छीनी जा रही है। और इसी फैसले के खिलाफ एक नारा गूंजा, झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ, यानी झारखंड हमारा है, हमें उड़ीसा का शासन नहीं चाहिए। 1 जनवरी 1948 को हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन में ये नारा लोगों की आवाज बन गया। लेकिन वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक भयानक त्रासदी में बदल गया। उड़ीसा पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे आंदोलन पर एक बहुत ही गहरा जख्म छोड़ दिया। इस नरसंहार का एक नतीजा ये निकला कि भारत सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने अपना फैसला वापस लिया और उन इलाकों को बिहार में ही मिला दिया गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, पर इसने ये भी साबित कर दिया कि लोगों की आवाज को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। इस त्रासदी ने आंदोलन को हिलाकर रख दिया था, पर खत्म नहीं किया, बल्कि
अब आंदोलन ने एक नया रूप लिया। ये सिर्फ एक आदिवासी संगठन से आगे बढ़कर एक बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गया। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। अब पार्टी के दरवाजे गैर आदिवासियों के लिए भी खुल गए। इससे पार्टी का आधार और उसकी अपील दोनों ही काफी बढ़ गई। और पार्टी ने एक नया और ज्यादा आक्रामक नारा भी अपनाया, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ। मतलब झारखंड हमारा है और बाहरी शोषकों को यहां से जाना होगा। ये नारा लोगों को एकजुट करने में बहुत कारगर साबित हुआ। और इस नई रणनीति का असर भी फौरन दिखा। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह मुर्गा के साथ झारखंड पार्टी ने 33 सीटें जीती और बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। इसने अपनी राजनीतिक ताकत का लोहा मनवा लिया था। फिर 1955 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग रांची पहुंचा तो पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने बिहार, ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश इन 4 राज्यों से कुल 16 जिलों को मिलाकर एक विशाल झारखंड राज्य बनाने की मांग की। जरा सोचिए कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना था ये। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति की दुनिया में किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और झारखंड पार्टी की बुलंदियों के बाद अब उसके ढलान का दौर शुरू होने वाला था। 1952 की उस शानदार जीत के बाद पार्टी की चुनावी ताकत घटने लगी। 1957 के चुनावों में उनकी सीटें 33 से घटकर बस 20 रह गईं। ये एक साफ इशारा था कि अब राजनीतिक हवा बदल रही है। और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। एक झटके में ऐसा लगा जैसे एक स्वतंत्र आंदोलन का ही अंत हो गया हो। ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। झारखंड पार्टी का तो विलय हो गया, लेकिन उसने जो राजनीतिक चेतना और पहचान की आग जलाई थी वो बुझी नहीं। तो सवाल यह है कि पार्टी तो खत्म हो गई, पर क्या वो दशकों पुराना सपना जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी गईं, वो भी मर गया? ये एक ऐसा सवाल है जो इस आंदोलन की विरासत पर हमें सोचने को मजबूर करता है।